हे गाइस, वेलकम टू ग्रेट अपग्रेड। तो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये लास्ट वीडियो में हम लोग लास्ट एक्सरसाइज विच इज प्रैक्टिस सेट 2.6 करने वाले हैं। इसके साथ ही अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगा। प्रॉब्लम सेट हम लोग करेंगे थोड़े टाइम में। समझ में आ रहा है? अभी प्रॉब्लम सेट का फिलहाल खाई नहीं है, अभी अपना फोकस है सिर्फ एक्सरसाइज खत्म करना ना। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 वर्ड प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जो भी हम लोग ने 5 एक्सरसाइज में पढ़ा है उसको हम लोग यूज करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि रियल लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन है, पहले चीज ध्यान देना, पहला सबसे इंपॉर्टेंट, तुम लोग ने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले लीनियर इक्वेशन पढ़ा। लीनियर इक्वेशन में तुम लोग का वर्ड प्रॉब्लम था, उसमें तुम लोग हर टाइम पे दो वेरिएबल ढूंढते थे। नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग ने देखा था ना, एक्स स्क्वायर मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब हर जगह सिर्फ एक ही वेरिएबल रहता है। मतलब अगर सोनू मोनू है तो सोनू अगर एक्स रहेगा, सोनू को अगर तुमने एक्स अज्यूम किया है तो मोनू वाई अज्यूम नहीं करोगे, मोनू को एक्स प्लस या एक्स माइनस ऐसा ही कुछ अज्यूम करोगे। मतलब मोनू का जो भी रहेगा वैल्यू वो सोनू से रिलेटेड रहेगा। समझ में आ रहा है? लीनियर इक्वेशन में दोनों भी वैल्यू इंडिपेंडेंट रहते थे। समझ में आ रहा है? बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों भी रिलेटेड रहते थे। रिलेटेड है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 10 क्वेश्चन है, हम लोग एक एक करके सब फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। पूरा वीडियो देखना। समझ में आ रहा है? वीडियो बड़ा है, इसके लिए छोड़ के मत जाना, पूरा वीडियो देखना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84, फाइंड हर प्रेजेंट एज। प्रगति का जो एज है 2 साल पहले, 2 years ago 2 साल पहले, 3 years hence मतलब 3 साल बाद में, 2 साल पहले 3 साल बाद में उसके एज का अगर प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 84। मतलब क्या, प्रगति के 2 साल पहले का एज और 3 साल के बाद का एज का अगर प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। उसका प्रेजेंट एज निकालो। तो जो ढूंढा है उसको मैं एक्स अज्यूम करूंगा। लेट प्रगति प्रेजेंट एज भी एक्स ईयर। समझ में आ रहा है? 2 years ago her age was x minus 2 year। हाँ, 3 years hence her age will be x plus 3 year। अब दोनों का प्रोडक्ट मतलब क्या, 2 साल पहले का एज विच इज x माइनस 2 और 3 साल बाद का एज मतलब x प्लस 3, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 84। देखो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 84। समझ में आ रहा है? इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 3x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 2 इंटू 3 माइनस x इज इक्वल टू 84। एक्स स्क्वायर 3x में से 2x के आंसर क्या आ गया? प्लस x आ गया। 84 वहां पे जाके माइनस 84, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस 84 माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दो, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मुझे मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिंपली फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए? 90 चाहिए। ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे क्या चाहिए? +1 चाहिए। तो दो नंबर 10 9 है, +10 -10 +10 -10 मतलब -90 +10 -9 मतलब मिडिल टर्म क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x। समझ में आ रहा है? 10x माइनस 9x, तुम्हारा मिडिल टर्म को तुमने x को स्प्लिट किया, -90। अब ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस 10x में से क्या कॉमन लिया? x कॉमन लिया, अंदर क्या आ गया? x प्लस 10 माइनस 9x माइनस 90 में से क्या कॉमन लिया? -9 कॉमन लिया। क्यों -9 कॉमन लिया? क्योंकि यहाँ पे x प्लस 10 है तो यहाँ पे भी x प्लस 10 आना चाहिए। समझ में आ रहा है? मैंने तुमको हिंट बता दिया कैसे करते। तो x प्लस 10 x प्लस 10 x प्लस 10 आ गया। अब x माइनस 9, अब मुझे मालूम है अगर दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे हो और जीरो आंसर आ रहा है, इसका मतलब पहला ब्रैकेट जीरो रहेगा तो दूसरा ब्रैकेट जीरो रहेगा। x इज इक्वल टू -10 x इज इक्वल टू 9। अब मुझे बताओ, प्रगति का प्रेजेंट एज को मैंने x ईयर लिया है तो एज कैन नॉट बी नेगेटिव, लिखने का एज कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x कैन बी माइनस, कांट बी -10। समझ में आ रहा है? इसके लिए x इज 9, तो क्या लिखने का? देयरफॉर, ये मैंने x इज इक्वल टू 9 लिख के छोड़ दिया, बट तुमको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। आंसर तुमको लिखना पड़ेगा, देयरफॉर प्रगति प्रेजेंट एज इज 9 ईयर। समझ में आ गया? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन जो तुम्हारा टेक्स्ट बुक है, जो पुराना वाला टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हैं, उसमें मिस्टेक है। एक्चुअल क्वेश्चन क्या है मालूम है क्या? द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244, बट तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ना सिर्फ नेचुरल नंबर बोला है, गलत। समझ में आ रहा है? दो कॉन्जिक्यूटिव, द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज the sum of two consecutive, the sum of square of, the sum of square of two consecutive even natural number is 244, find the number। मतलब क्या? दो consecutive even natural number मतलब क्या? consecutive मतलब क्या? एक के बाद एक, 1 के बाद 2 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 5 के बाद 6 आता है, ये तुम्हारा नेचुरल नंबर है। समझ में आ रहा है? और इवन बोले तो 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है, मतलब कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। मतलब अगर मैं एक नेचुरल नंबर को x लूंगा तो दूसरा नेचुरल नंबर क्या आएगा? x प्लस 2।
समझ में आ रहा है? अगर एक नेचुरल नंबर x रहेगा तो दूसरा नेचुरल नंबर क्या आएगा, x प्लस 2। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने बोला लेट x एंड x प्लस 2 बी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है? और क्या बोला, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। मतलब क्या, जो मेरा x है और जो मेरा x प्लस 2 है उनका मैंने अगर स्क्वायर करके मैंने ऐड किया, मतलब मैंने x को स्क्वायर किया और x प्लस 2 को स्क्वायर किया और दोनों को मैंने ऐड किया, दोनों को मैंने क्या किया, ऐड किया। क्यों किया मैंने ऐड, क्वेश्चन में बोला है। समझ में आ रहा है? दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो आंसर कितना आएगा, 244। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में दिया कितना दिया, 244। अब ध्यान देना, x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये a प्लस बी द होल स्क्वायर। a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू 244। अब ध्यान देना, प्लस 244 यहाँ पे आके माइनस 244, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर कितना आएगा, 2x स्क्वायर आएगा। समझ में आ रहा है? 4x ऐसे ही रहेगा, 4 में से 244 के आंसर क्या आ गया, माइनस 240। समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना, 2x स्क्वायर, 4x और माइनस 240, सब में से मैंने 2 कॉमन लेके वहां पे भेज दिया। मतलब तुम लोग सिंपल वर्ड में बोलो तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, ऐसे तुम लोग लिख सकते हो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। तो मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, तो x 2x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर हो गया, 4x की जगह पे 2x हो गया, 240 की जगह पे 120 हो गया। अब मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आया है इसको मुझे सॉल्व करना है। मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकता हूं क्योंकि बहुत सिंपल है। मुझे क्या चाहिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। समझ में आ रहा है? तो मुझे मल्टीप्लाई करने पे माइनस 120 चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 2 चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, 12 इंटू माइनस 10। समझ में आ रहा है? यहाँ पे प्लस 2 है इसलिए मेरा बड़ा नंबर पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे माइनस 2 रहता तो मेरा बड़ा नंबर नेगेटिव रहता। समझ में आ रहा है? तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x को मैंने क्या लिखा, 2x की जगह पे 12 माइनस 10, मतलब 12x माइनस 10। अब ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस 12x, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, अंदर क्या आ गया, x प्लस 2। अगर यहाँ पे x प्लस 12 है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, x प्लस 12 आना चाहिए। इसके लिए 10x और 120 में से मैंने माइनस 10 कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। x प्लस 12 ऐसे ही आ गया, बचा क्या, x माइनस 10। समझ में आ रहा है? अब बताओ, ये x प्लस 12 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 12 आएगी और x की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। मुझे मालूम है नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, इंटीजर्स नेगेटिव होते हैं बट नेचुरल नंबर तो नेगेटिव नहीं होते, तो नेचुरल नंबर्स कैन नॉट बी नेगेटिव। इसके लिए x की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। अगर तुम्हारा x 10 है तो x प्लस 2 क्या रहेगा, 12 रहेगा। तो तुम लोग लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखोगे, देयरफॉर द टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स आर 10 एंड 12। समझ गया? अभी हम लोग कौन सा सम करेंगे, थर्ड सम। चलो ध्यान देना, थर्ड सम करते हैं। थर्ड सम क्या है, इन द ऑरेंज गार्डन, एक ऑरेंज गार्डन है ऑफ मिस्टर मधुसूदन, मिस्टर मधुसूदन, किसी और का भी ऑरेंज गार्डन, नाम कुछ भी, अपने को फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज, मतलब टोटल ऑरेंज ट्री कितनी है, 150 है। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर दैट इन ईच कॉलम। मतलब क्या, हर रो में कॉलम से 5 ज्यादा ट्रीज है। मतलब क्या कि ये तुम्हारा देखो कॉलम 1 कॉलम 2 फिर ऐसा, मैं तुमको बता रहा हूँ ट्रीज का अरेंजमेंट। ये जो है ये क्या है, तुम्हारा कॉलम है। समझ में आ रहा है? और ये जो तुम्हारा है ये क्या है, रो। इतना समझा? ठीक है। हाँ, अब इसका क्या बोला है, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, हर रो में अगर तुम ट्री देखोगे, हर रो में ट्री देखोगे, वो हर कॉलम से 5 ज्यादा है। मतलब हर रो में ट्री कॉलम से 5, मतलब अगर कॉलम में 1 ट्री रहेगा तो रो में 6 ट्री रहेगा, कॉलम में अगर 2 ट्री रहेगा तो रो में 7 ट्री रहेगा। समझा क्या बोला मैंने, कि कॉलम में जो ट्री है, जितनी भी ट्री रहेगी उससे 5 ज्यादा ट्री रहेगी रोज में। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो मैंने कॉलम के, ऐसे तो मैंने सिर्फ कॉलम को एरो करके x लिखा है, बट तुमको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, तुमको पूरा लिखना है। लेट x बी द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम। समझ में आ रहा है? लेट x बी द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम, लेट देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो बिकम x प्लस 5। समझा ये x और x प्लस 5 कैसे आया? अब टोटल ट्रीज कितनी है, x प्लस 5। अब मुझे बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 इंटरसेक्शन आया, इसका मतलब 9 ट्रीज। कितने रोज है, 3 रोज है। कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। सही कि नहीं? देखो 1 2 3, 3 रोज, 1 2 3, 3 कॉलम, 3 इंटू 3 9। इसका मतलब क्या, अगर मैं रोज में जितने ट्री हैं और कॉलम में जितने ट्री है उनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन अ गार्डन। तो वही जो रो का ट्री है x प्लस 5 और कॉलम का ट्री है जो x है, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, मुझे क्या मिला, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन अ गार्डन विच इज 150। समझ में आ रहा है? अब x स्क्वायर x इंटू x स्क्वायर, 5 इंटू x 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। माइनस 150 समझना कैसा है, प्लस 50 यहाँ पे आके माइनस 150। अब मुझे मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, 5x को स्प्लिट करना है। समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 150 आना चाहिए, तो 15 टेंस। समझ में आ रहा है?
मल्टीप्लाई करने पे -150 आना चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आना चाहिए था, तो 15 इंटू -10, समझा। यहाँ पे प्लस है इसलिए बड़े नंबर का साइन प्लस है, समझ में आ रहा है। तो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0, समझा ये कैसे आया। मैंने फिर 5 को स्प्लिट किया इसके वजह से। अब ध्यान देना एक्स स्क्वायर और 15x में कॉमन क्या है, x से अंदर क्या बचा x प्लस 15, माइनस 10x और माइनस 150 में कॉमन क्या है, माइनस 10 कॉमन है, अंदर क्या आ गया x प्लस 15। अब देखो दोनों भी ब्रैकेट सेम होने चाहिए, सेम है, हाँ x प्लस 15 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x माइनस 10, समझा। अब ध्यान देना, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू -15 आई और x की वैल्यू 10 आई, बट मुझे मालूम है x तुम्हारा क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, और नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। मतलब ये तो समझ गया कि कॉलम में कितने ट्रीज हैं, कॉलम में कितने ट्रीज हैं 10, रोज में कैसे निकालेंगे x प्लस 5, मतलब 10 प्लस 5 15, समझ में आ गया। मतलब रोज में कितने ट्रीज हैं 15 और कॉलम में कितने ट्रीज हैं 10, ये तुमको लिखना है स्टेटमेंट में। अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर, विवेक किशोर से बड़ा है कितने साल, 5 साल, विवेक किशोर से बड़ा है 5 साल, विवेक अगर 6 साल का है तो किशोर कितने साल का है, 1 साल का है, समझ में आ रहा है। और अगर मैं उल्टा बोलूं, अगर समझो किशोर 2 साल का तो विवेक कितने साल का है, 7 साल का, मतलब विवेक और किशोर में एज डिफरेंस कितना है, 7 साल का, किशोर छोटा है विवेक बड़ा है कितना साल, 5 साल, समझ में आ रहा है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, मतलब अगर एक 5 साल है और एक 5 साल का डिफरेंस है ना, तो दूसरा कितने साल रहेगा, 10 साल रहेगा। तो अगर एक 5 साल है और दूसरा 10 साल है तो 1/5 प्लस 1/10, मतलब रेसिप्रोकल इज 1/6, फाइंड देयर एजेस, उनके एजेस निकालना। तो मैं बोलता हूं लेट किशोर एज भी x ईयर, लेट किशोर एज भी x ईयर, क्योंकि जो छोटा रहेगा हमने उसको x अज्यूम कर लिया, समझ में आ रहा है। लेट किशोर एज भी x ईयर, किशोर का एज कितना है, x ईयर है, तो विवेक का एज क्या हो जाएगा, x प्लस 5, समझ गया। ऐसे तुमको स्टेटमेंट लिखना है, लेट किशोर एज भी x ईयर, देयरफॉर विवेक एज इज x प्लस 5, क्योंकि विवेक 5 साल बड़ा है। अब सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस, मतलब क्या, विवेक का x प्लस 5 तो रेसिप्रोकल मतलब 1/x प्लस 5, किशोर का x रेसिप्रोकल मतलब 1/x, आंसर कितना आएगा 1/6। अभी क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इंटू 1 x प्लस 5 इंटू 1 x प्लस 5, x प्लस 5 इंटू x, ऐसा आ गया। अब क्या x प्लस x, आंसर क्या आ गया 2x प्लस 5, x इंटू एक्स क्या आ गया x स्क्वायर, 5 इंटू एक्स क्या आ गया 5x इज इक्वल टू 1/6। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, x इंटू 2x 12x, 5 इंटू 6 30, अब x स्क्वायर प्लस 5x वहां पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ गया। अब देखो 12x प्लस 30 वहां पे जाके माइनस 12x माइनस 30, मतलब ये प्लस 12x प्लस 30 वहां पे जाके माइनस 12x माइनस 30, देखो माइनस 12x माइनस 30। अब x स्क्वायर ऐसी है, 5 में से 12 का आंसर क्या आ गया -7, साइन ऑफ बिगर नंबर। इसके बाद -30 इज इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तुम्हें -30 को स्प्लिट करना है, हाँ -7 आना चाहिए मल्टी ऐड सब्ट्रैक्ट करके, तो 10 इंटू 3, बट साइन ऑफ बिगर नंबर इसलिए -10। देखो -10 इंटू 3 -30 आएगा और -10 प्लस 3 क्या आएगा -7, तो मैंने -7 के जगह पे लिखा -10 प्लस 3। अब ध्यान देना x स्क्वायर और 10x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, अंदर क्या आ गया x माइनस 10, 3x और 30 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, अंदर क्या आ गया x माइनस 10, देखो दोनों x माइनस 10 एक साथ लिखा, अंदर क्या आ गया x प्लस 3, अंदर क्या आ गया x प्लस 3, इसका मतलब x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 10, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बट x इज इक्वल टू -3। अब ध्यान देना x इज योर एज एंड एज कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू -3 नहीं आएगा, x इज इक्वल टू 10 आएगा। अगर x 10 आएगा इसका मतलब किशोर एज इज 10 ईयर, तो विवेक का एज क्या आएगा 5 साल बड़ा, मतलब 10 प्लस 5 15 ईयर्स, समझ में आ गया। आई होप तुम्हें फोर्थ सम समझ गया रहेगा, थर्ड सम हो गया है, अभी हम लोग कौन सा सम करते हैं, फिफ्थ सम करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ सम। फिफ्थ सम क्या है, सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकंड टेस्ट देन इन फर्स्ट, मतलब सुयश ने सेकंड टेस्ट में फर्स्ट टेस्ट से, मतलब उसका ये था टेस्ट था, तो उसमें सेकंड टेस्ट में उसने फर्स्ट टेस्ट से 10 मार्क्स ज्यादा स्कोर किया। सुयश ने शायद पढ़ लिया होगा, स्कॉलर बन गया, उसने 10 मार्क्स ज्यादा स्कोर कर लिया, ये कॉपी भी कर सकता है, किसको पता, सुयश को ही पता है। अब देखो आगे कंडीशन क्या दिया है, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट इज सेम एज स्क्वायर ऑफ स्कोर ऑफ फर्स्ट टेस्ट, मतलब क्या, सेकंड टेस्ट में जो मार्क्स आया x प्लस 10 उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे और फर्स्ट टेस्ट का जो मार्क्स आया उसको स्क्वायर करोगे, एक बार फिर से सेकंड टेस्ट का जो मार्क्स है उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट टेस्ट का जो मार्क्स है उसको स्क्वायर करोगे, दोनों इक्वल है। फाइंड हिज स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट का निकालने नहीं बोले बट सेकंड टेस्ट का तो हम लोग निकाल सकते हैं, बिग डील। हाँ, लेट स्कोर ऑफ सुयश इन फर्स्ट टेस्ट इज x, ऐसा पूरा स्टेटमेंट लिखने का। देयरफॉर हिज
स्कोर बिकम इन सेकेंड टेस्ट इज x+10। समझ में आ गया, ये लिख दिया। इसके बाद कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 5 into x+10 is equals to x square। ये कहां से आया, मैंने बताया ना, the score of 5 times the score of 5 times the score of the second test is same as square of score in first test। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद ध्यान देना, हाँ 5 into x 5x 5 times the 50 is equals to x square प्लस 5x यहाँ पे आके माइनस 5x प्लस 50 यहाँ पे आके माइनस 50। समझ में आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, समझ में आ रहा है। मल्टीप्लाई करने पे -50 ऐड सब्ट्रैक्ट करके -5 आना चाहिए, तो क्या आएगा -10 into 5। समझ में आ रहा है। -10 क्यों आया, क्योंकि साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो x स्क्वायर -10x प्लस 5x -50 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देना, x स्क्वायर -10x में से x कॉमन लो, अंदर आ गया x -10। 5x में -50 में से 5 कॉमन लो, अंदर क्या आ गया x -10। x -10 कॉमन ले लो, x + 5 x + 5 आ गया। अब x -10 इज इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू 10, x + 5 इज इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू -5। समझ में आ गया। योर x इज 10, योर x इज 10। समझ में आ रहा है, x इज -5। अब स्कोर कैन नॉट बी नेगेटिव, समझ में आ रहा है, नेगेटिव हो सकता है बट इस केस में नेगेटिव नहीं है। समझ में आ रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में नेगेटिव आता है बट यहाँ पे नॉर्मल छोटा मोटा टेस्ट है, इसमें नेगेटिव स्कोर नहीं है। समझ में आ रहा है ना। ओके, तो x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू -5 नहीं आएगा, x इज इक्वल टू क्या आएगा 10 आएगा। मतलब सुयश ने फर्स्ट टेस्ट में कितना स्कोर किया, 10 स्कोर किया। सेकंड टेस्ट अगर नहीं पूछा है तो भी हम लोग लिख सकते हैं, सेकंड टेस्ट में उसका कितना मार्क्स आएगा x+10 विच इज 10 + 10 विच इज 20। फिफ्थ सम हो गया, वेरी गुड। सिक्स्थ सम क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। हाँ, मिस्टर कसम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट। एक मिस्टर कासम है, जैसे हम लोग ने मिस्टर मधुसूदन देखा था, वैसे कोई मिस्टर कासम भी है, उनका स्मॉल बिजनेस है अर्थन पॉट्स बनाने का, मटके बनाने का। He makes certain number of pots on daily basis। वो रोज कुछ ना कुछ पॉट्स बनाते हैं। समझ में आ रहा है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ each pot is ₹40 more than 10 times total number of pots he makes in one day। अब यहाँ पे ध्यान दें, पॉट्स बनाने के लिए मेहनत लगता है, समझ में आ रहा है ना। मेहनत के लिए मटेरियल वगैरह, मेहनत के साथ साथ क्या चाहिए, मटेरियल भी चाहिए, मटेरियल के लिए क्या चाहिए, पैसा। समझ में आ रहा है। उसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट हर पॉट का इज 40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। मतलब क्या कि वो उस दिन में जितना भी पॉट्स बनाएगा, उस दिन वो जितना भी पॉट्स बनाता है उसको प्रोडक्शन कॉस्ट कितना रहेगा, +40 into 10 टाइम्स। मतलब क्या, जो नंबर ऑफ पॉट्स, अगर उसने एक दिन में समझो 5 पॉट बनाया, एक दिन में उसने कितना पॉट बनाया, 5 पॉट बनाया, तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा मालूम है, 10 into 5 + 40। समझ में आ रहा है। क्या बोला, प्रोडक्शन कॉस्ट इज 40 मोर मतलब +40, 10 टाइम्स मतलब 10 into 5। समझ में आ रहा है। तो इसके लिए टोटल पॉट्स को मैंने क्या ले लिया, x ले लिया, तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आएगा 10x + 40। एक बार फिर से 10x + 40 ही कैसे आया, देखो मोर बोला है ना, प्रोडक्ट ईच पॉट इज ₹40 मोर 40 मतलब +40, 10 टाइम्स मतलब 10x। समझ में आ रहा है, 10 टाइम्स मतलब क्या, 10x। अब यहाँ पे ध्यान देना, तो प्रोडक्शन कॉस्ट आ गया 10x + 40। अब मुझे मालूम है कि आगे क्या बोला है, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज ₹600, मतलब सारे पॉट्स जितने भी पॉट्स बनाते हैं, तो एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया। समझ में आ रहा है। वो जितने भी पॉट्स बनाता है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, 600 है, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, 600। अब यहाँ पे ध्यान देना, वो कितने पॉट्स बनाता है एक दिन में, x पॉट्स बनाता है, मैंने लिखा लेट x बी द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स इन वन डे, तो therefore the production cost become 10x + 40। समझ में आता है, तुमको स्टेटमेंट में लिख देना है। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज ₹600, तो x इंटू 10x + 40 मतलब एक पॉट का प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ पॉट अगर करोगे तो टोटल तुम्हें उस दिन का प्रोडक्शन कॉस्ट मिल जाएगा। अब x इंटू 10x क्या आंसर आएगा, 10x², x इंटू 40 क्या आंसर आएगा, 40x इज इक्वल टू 600 प्लस 600 यहाँ पे आके -600। ध्यान देना 0 0 0, मैंने दोनों साइड 10 से डिवाइड किया, डिवाइड बोथ साइड बाय 10, 10 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, x² + 4x - 60 इज इक्वल टू 0। ध्यान देना x² + 4x - 60। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 को स्प्लिट करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे -60, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, मतलब 10 into 6, बट प्लस 4x है ना तो -6। समझ में आ रहा है। 10 into -6 -60, 10 - 6 + 4। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² + 10x - 6x - 60। अब ध्यान देना, x² + 10x में x कॉमन लो, अंदर क्या आ गया, x + 10, -6x - 60 में से -6 कॉमन लो, अंदर क्या आ गया, x + 10, दोनों में x + 10 कॉमन है, x + 10 आ गया, बचा क्या, x - 6। तो x की वैल्यू
-10 आएगी, x की वैल्यू 6 आएगी। मुझे मालूम है x कांट बी -10 बिकॉज x इज योर टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। टोटल नंबर ऑफ पॉट्स नेगेटिव नहीं हो सकते, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। मतलब टोटल पॉट्स वो एक दिन में कितने पॉट बनाता है, 6 पॉट बनाता है। तो तुमने क्या निकाल दिया, टोटल नंबर ऑफ पॉट ही प्रोड्यूस इन वन डे, ही मैन्युफैक्चर्ड इन वन डे, तुमने बता दिया। अब उसका प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना, तो प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के लिए उसके फॉर्मूले में पुट करो 10x + 40, उसका जो इक्वेशन है 10x + 40, x के जगह पे 6 पुट करो, 10 × 6 + 40, 10 6 = 60, 60 + 40, 60 + 40 इज 100। समझ में आ गया? तो अपना 6 सम भी हो गया, अभी सिर्फ 4 सम बचे हैं। समझ में आ रहा है? स्टार्ट करते हैं 7 सम। चलो ध्यान देना, सम नंबर 7 सम क्या है, प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अब ये डाउनस्ट्रीम वर्ड तुम लोग ने लीनियर इक्वेशन में भी सुना रहेगा। हाँ, प्रतीक को एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट, मतलब क्या, प्रतीक को 8 hours लगता है डाउनस्ट्रीम ट्रैवल करके फिर से सेम स्पॉट आने को। मतलब क्या, प्रतीक को जाके आने में कितना टाइम लगता है, 8 hours। अब तुमको मालूम है डाउनस्ट्रीम मतलब क्या, वाटर के करंट के साथ। समझ में आ रहा है? और अपस्ट्रीम मतलब क्या, ऑपोजिट। ये तुम लोग ने लीनियर इक्वेशन में भी देखा है। हाँ, इसके बाद द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर/आवर। मतलब अगर वाटर स्टिल रहेगा, उसमें बोट अगर चल रही है, तो बोट का स्पीड कितना है, 12 किलोमीटर/आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, तुमको किसका स्पीड निकालना है, वाटर करंट का, मतलब फ्लो का तुम्हें स्पीड निकालना है। अब अपने को मालूम है, अगर डाउनस्ट्रीम मतलब क्या, मेरा फ्लो ये साइड है और मेरा बोट भी ये साइड जा रहा है, तो मेरे बोट के स्पीड में मेरा करंट का स्पीड ऐड होगा। ये समझा? इसके बाद अगर मेरा फ्लो ये साइड है और बोट ये साइड जा रहा है, हाँ, तो मेरे बोट के स्पीड में से करंट का स्पीड माइनस हो जाएगा। यही होता है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का फंडा, जो तुम लोगों ने लीनियर इक्वेशन में भी पढ़ा रहेगा। डाउनस्ट्रीम का स्पीड है 12 + x किलोमीटर/आवर, अपस्ट्रीम का स्पीड कितना है, 12 - 6 किलोमीटर, 12 - x किलोमीटर/आवर। समझा 12 + x और 12 - x क्यों आया, क्योंकि डाउनस्ट्रीम में बोट का और करंट का स्पीड ऐड होगा। बोट का स्पीड कितना है, 12 है, और करंट का स्पीड कितना है, x है। अपस्ट्रीम में बोट में से करंट का स्पीड क्या करेंगे, माइनस करेंगे, विच इज 12 - x। समझ में आ रहा है? अभी x - 12 क्यों नहीं किया, अभी x - 12 का मतलब क्या, x 12 से बड़ा हो सकता है, बट x 12 से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर स्ट्रीम का स्पीड बोट से ज्यादा हो जाएगा, तो बोट का खुद का कुछ कंट्रोल ही नहीं रहेगा ना, सही कि नहीं? बोट तो स्ट्रीम की वजह से, स्ट्रीम की इससे जाएगा, तो फिर बोट का कंट्रोल ही नहीं है। तो वो तो तूफान के टाइम पे होता है, उस टाइम पे बोट चलती ही नहीं है, नदी में चलती ही नहीं बोट। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैंने 12 + x और 12 - x लिखा, x + 12 और x - 12 के जगह पे। समझ में आ रहा है? तो 12 + x और 12 - x, अगर तुम लोग x + 12 और x - 12 लिख के सम सॉल्व करोगे तो रॉन्ग आंसर आएगा। अब ध्यान देना। हाँ, अब इसके बाद स्पीड ऑफ वाटर करंट x किलोमीटर/आवर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 12 किलोमीटर/आवर। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस 36 किलोमीटर, क्या बोला, टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। समझ में आ रहा है? ओके, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम उसने ट्रैवल किया और सेम स्पॉट पे आया वो। मतलब उससे डाउनस्ट्रीम कितना ट्रैवल किया, 36, मतलब उसको जाने में 36 किलोमीटर लगा, तो आने में भी कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, 36 कवर करेगा। मतलब अगर उसने डाउनस्ट्रीम 36 किलोमीटर कवर किया, तो अपस्ट्रीम भी कितना कवर करेगा, 36। समझ में आ गया? और उसको टोटल टाइम कितना लगा, 8 आवर्स, मतलब जाके आने में 8 आवर्स। 36 किलोमीटर मतलब टोटल 72 किलोमीटर कवर करने को उसको कितना टाइम लगा, 8 घंटा लगा। अपने को मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपने को मालूम है अभी, अगर स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या रहेगा, टाइम रहेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ में आ रहा है? अगर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ में आ गया? अब मुझे मालूम है जाने के टाइम पे अलग स्पीड था, आने के टाइम पे अलग स्पीड था। इसके लिए जो टोटल टाइम है, वो दोनों भी टाइम को हम ऐड करेंगे। ये टाइम 1 है, ये टाइम 1, समझ में आ रहा है, विच इज डाउनस्ट्रीम, और ये टाइम 2 है, विच इज अपस्ट्रीम, और टोटल टाइम कितना है, 8। समझ में आ रहा है? अब अपने को मालूम है टाइम इज डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 36, और स्पीड क्या था, 12 + x। मैं डाउनस्ट्रीम की बात कर रहा हूँ। हाँ, आने के लिए 36 किलोमीटर डिस्टेंस था और अपस्ट्रीम था, मतलब 12 - x। देखो दोनों में से 36 कॉमन लिया, 1/12 + x और 1/12 - x। अब ध्यान देना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 12 - x + 12 + x अपॉन 12 + x इंटू 12 - x इज इक्वल टू 8। -x + x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 12 + 12 आंसर क्या आ गया, 24 आ गया। और a + b इंटू a - b क्या होगा, a² - b² विच इज 144 - x²। समझ गया? अब इसके बाद ध्यान देना, 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24, तो यहाँ पे 3 आया, और 36 इंटू 3 और 144 - x² यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये 8 इससे डिवाइड हो गया ना, तो यहाँ पे 1 बचा। अब ध्यान देना, 36 3 = 108, माइनस x² यहाँ पे आके x² हो गया, और 36 3 = 108 यहाँ पे आके माइनस हो गया। 144 में से 108 गया, आंसर कितना आ गया, 36 आ गया। समझ में आ गया? अब इसके बाद अपने को मालूम है अगर x² = 36 है, तो x क्या आएगा, +- 6, 6
माइनस या प्लस, मतलब दो आंसर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो दो आंसर आते हैं, या तो +6 आएगा या तो क्या आएगा -6 आएगा। बट मुझे मालूम है जो x है वो मेरा स्पीड है वाटर करंट, और ये मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं रहता, इसके लिए x क्या आएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो तुम लोग फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखोगे, देयरफॉर स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर। आई होप वी आर डन विद 7 सम। लेट्स स्टार्ट सम नंबर 8। पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु। पिंटू को निशु से 6 दिन ज्यादा लगता है कोई भी काम कंप्लीट करने में। इफ दे वर्क टुगेदर, अगर दोनों साथ में काम करेंगे, दे विल फिनिश इट इन 4 days। अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो उन लोग दोनों 4 दिन में काम खत्म कर देंगे। हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे डन। समझ में आ रहा है? ओके, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क। ओके, कितना दिन लगेगा काम कंप्लीट करने में इफ दे वर्क अलोन। अलोन है ये, समझ में आ रहा है? अगर उन लोग अकेले काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। एक बार फिर से, पिंटू को 6 दिन ज्यादा लगता है निशु से कोई भी काम करने को। अगर उन लोग तुरंत साथ में मिलकर काम करेंगे तो दे विल फिनिश इट इन 4 days। अगर उन लोग अकेले काम करेंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा काम खत्म करने में। अब यहाँ पे ध्यान देना, पिंटू को निशु से 6 दिन ज्यादा लगता है, तो अगर मैंने पिंटू को x लिया तो निशु क्या रहेगा x - 6। अब तुम लोग बोलोगे सर अगर मैं निशु को x लूं तो पिंटू रहेगा x + 6, मतलब पिंटू हमेशा निशु से 6 ज्यादा ही रहेगा। तो अगर मैंने पिंटू को x लिया इसलिए मैंने निशु को x - 6 लिया, बट अगर तुम लोग सम सॉल्व करते टाइम निशु को x लोगे तो तुम्हारा पिंटू क्या आएगा x + 6। तुम लोग अकॉर्डिंगली चेंजेस कर देना, तुमको सेम आंसर ही मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, अभी देखते हैं एक दिन में अगर पिंटू अकेले काम करेगा तो उसको 6 दिन टाइम जाएगा, और निशु को कितना टाइम जाएगा x - 6 दिन। तो एक दिन में पिंटू कितना काम करेगा 1/x, सही कि नहीं। अगर उसको एक दिन लग रहा है काम करने में, तो एक दिन में मतलब जैसे तुमको कोई भी काम करने में 10 दिन जा रहे हैं, तो एक दिन में तुम कितना काम करोगे 1/10, मतलब उसका 10वां हिस्सा कंप्लीट कर दोगे, सही कि नहीं। समझ में आ रहा है? अगर तुम्हें 100 किलोमीटर चलने में 10 दिन जाएगा तो एक दिन में तुम कितना किलोमीटर चलोगे 10, मतलब समझ में आ रहा है। वैसे ही 1/x आ गया, तो 1/x - 6 किसके लिए, निशु के लिए। और उन लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा 4 दिन। बट अगर उन लोग एक ही दिन काम कर रहे तो उन लोग कितना परसेंट काम करेंगे 25%। 25% मतलब क्या 1/4। समझ में आ रहा है? उन दोनों अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो पूरा एक दिन में काम खत्म हो जाएगा, समझ में आ रहा है। बट अगर उन्होंने सिर्फ एक ही दिन काम किया, ये एक ही दिन की बात हो रही है ना, मतलब अगर उनका एक दिन का मेहनत देखोगे तो उनका काम भी एक ही दिन का कंप्लीट होगा। तो ये आ गया 1/4। 1/4 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 25% ना, इसके लिए 1/4। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x - 6 + x + x 2x - 6। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ध्यान देना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 × 2x 8x - 6 x² - 6x। अब यहाँ पे ध्यान देना, x² - 6x 8x वहां पे आके -8x -24। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ध्यान देना, x² - 6x + 8x वहां पे जाके -8x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा +24। अब इसके बाद ध्यान देना यहाँ पे, तो अब -6x - 8x आंसर क्या आएगा -14x आएगा। ये -24 नहीं आएगा, +24 आएगा। ओके, हाँ ये ध्यान देना, ये मिस्टेक हो गया था। ओके, अब इसके बाद ये -24 की जगह पे मैं +24 कर देता हूँ। ओके, बाकी सब ठीक है, बाकी सब बढ़िया। हाँ, ये सिर्फ +24 आएगा, -24 नहीं आएगा, जैसे मैंने देख लिया। हाँ, तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, ये +24 कोई गल नहीं। ओके, अब इसके बाद ध्यान देना, तो -6x - 8x आंसर क्या आएगा -14x आएगा। अब देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 24 आएगा। मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए 24 चाहिए, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे क्या चाहिए 14 चाहिए। ओके, तब हम लोग ने क्या किया 12 2 समझ में आ रहा है, -12 और -2। क्यों -12 और -2, क्योंकि +24 चाहिए मुझे। समझ में आ रहा है? तो x² - 12x - 2x + 24 = 0। x² - 12x में से क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आया, अंदर आया x - 12। -2x + 24 में से -2 कॉमन आया, अंदर आ गया x - 12। अभी देखो दोनों में x - 12 है, तो बाहर x - 12 आ गया, अंदर आ गया x - 2। x - 12 अगर 0 रहेगा तो x की वैल्यू 2 आ गई, x - 2 0 रहेगा तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। ओके, मैंने x की भी दोनों वैल्यू मिली, एक 12 दूसरा 2, दोनों पॉजिटिव है, यस, तो क्या दोनों एक्सेप्ट करेंगे। अब तुम लोग बोलेगे सर हर बार आप नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर देते थे, बट यहाँ पे आप फंस गए। मैं फंसा नहीं हूँ, मैं x को एक्सेप्ट करूंगा 12, मैं 2 को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्यों 2 को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ध्यान देना निशु का है x - 6, अगर तुम x के जगह पे 2 पुट करोगे तो 2 - 6 क्या आएगा -4, मतलब निशु -4 डेज में काम कंप्लीट करे। ये लॉजिकली पॉसिबल है क्या, नहीं। इसके लिए x की वैल्यू क्या आ गई 12। अगर x 12 है मतलब पिंटू को 12 दिन लगते हैं, निशु को कितना लगेंगे x - 6, x - 6 मतलब 12 - 6 विच इज 6।
समझ में आ गया? तो ये इसका मतलब क्या, पिंटू अगर अकेले काम करेगा तो काम 12 दिन में खत्म होगा, और अगर निशु अकेले काम करेगी तो 6 दिन में खत्म होगा, क्योंकि पिंटू को 6 दिन ज्यादा लगता है निशु से काम कंप्लीट करने में। तो ये 8 सम हो गया। अभी अपने लास्ट 2 सम बने, सम नंबर 9 और सम नंबर 10। तो 9 सम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देना, लास्ट 2 सम, 9 सम करते पहले। क्या बोला 9 सम? इफ 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, अगर 460 को कोई नेचुरल नंबर से डिवाइड किया, अभी अपने को मालूम है जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर, और जो डिवाइड हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड, और जो यहाँ पे आंसर आता है उसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और जो नीचे आंसर आता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ये 4 टर्म शायद से क्लियर होगा तुम्हें। हाँ, क्वोशिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम द डिवाइजर, मतलब जो क्वोशिएंट है वो डिवाइजर के 5 टाइम्स से 6 से ज्यादा। समझ में आ रहा है? तो क्या बोला है, फाइंड द डिवाइजर एंड फाइंड द क्वोशिएंट, फाइंड द डिवाइजर एंड रिमाइंडर, सॉरी डिवाइजर एंड रिमाइंडर, सॉरी एक बार फिर से, हाँ, 5 टाइम द डिवाइजर एंड रिमाइंडर इज 1, फाइंड क्वोशिएंट एंड डिवाइजर। एक बार फिर से, इफ 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, अगर 460 को नेचुरल नंबर से डिवाइड किया, क्वोशिएंट इज 6, क्वोशिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम द डिवाइजर, मतलब जो क्वोशिएंट है वो डिवाइजर के 5 टाइम से 6 से ज्यादा, मतलब 5x + 6, अगर तुमने डिवाइजर को x लिया। समझ में आ रहा है? फाइंड क्वोशिएंट एंड डिवाइजर, और साथ ही बोला रिमाइंडर 1 है। ये सब तुमको दिया है। मुझे क्या मालूम है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये मेरा गिवन है, मैंने गिवन लिख दिया। अब मुझे मालूम है डिविडेंड कितना है, जो डिवाइड हो रहा है 460, डिवाइजर को मैंने x बोला है, क्वोशिएंट मेरा 5x + 6 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, और रिमाइंडर 1। अभी x इंटू 5x क्या हो गया, 5x स्क्वायर, x इंटू 6 क्या हो गया, 6x। अब इसके बाद ध्यान देना, ये ऐसे ही रहेगा, 460 यहाँ पे आ जाएगा। अब ध्यान देना, 5x स्क्वायर प्लस 6x, 1 माइनस 460, आंसर क्या आएगा, 459। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, हाँ, 459 को 5 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा, ओके, कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, और वो आंसर का फैक्टर आएगा 51 और 45। अब वो आंसर क्या आएगा तुम लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। इतना काम बस तुम्हारे लिए मैंने छोड़ा, मैंने जानबूझ के लिखा नहीं, बट उसका फैक्टर मैंने लिख दिया है 51 और 45। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे, मतलब जो 6 है उसको जब तुम ब्रेक करोगे, 5x स्क्वायर प्लस 51x माइनस 45x माइनस 459 इज इक्वल टू 0। 5x स्क्वायर और 51x में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए सिर्फ x कॉमन लिखा। समझ में आ रहा है? 5 और 51 में कुछ कॉमन नहीं, सिर्फ x कॉमन है, ओके। 5x प्लस 51 अंदर आया, 45x और 459। मैंने तुमको स्टार्टिंग में ट्रिक बताया था, क्या ट्रिक बताया था, पहला ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट जैसा दिखना चाहिए, मतलब दूसरा ब्रैकेट पहले ब्रैकेट जैसा दिखना चाहिए। तो 45x में से ऐसा क्या कॉमन लेंगे कि अंदर 5 आएगा, तो 9 कॉमन लिया मैंने, 5x प्लस 51। तो दोनों 5x प्लस 51 अलग से लिख दिया, अंदर आ गया x माइनस 9। अगर 5x प्लस 51 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 51 अपॉन 5, और x माइनस 9 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, 9। मैंने ओके, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 51 अपॉन 5, और x की वैल्यू क्या आएगी, 9। समझ में आ रहा है? तो माइनस 51 अपॉन 5 मेरा डिवाइजर हो नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए मेरा डिवाइजर क्या आएगा, 9 आएगा। अगर मेरा डिवाइजर 9 है तो मेरा क्वोशिएंट क्या आएगा, 5x प्लस 6। 5x प्लस 6 मतलब 5 इंटू 9 प्लस 6, 5 इंटू 9 इज 45, 45 प्लस 6 इज 51। समझ में आ गया? मुझे क्वोशिएंट और डिवाइजर पूछा था, तो क्वोशिएंट है 9, डिवाइजर क्वोशिएंट है 9, सॉरी डिवाइजर है 9 और क्वोशिएंट है 51। हो गया, 9 सम हो गया। 10th सम, 10th सम में तुम्हें बहुत कुछ लिखा है टेक्स्ट बुक में, बट मैं सिर्फ डायग्राम बना रहा हूं। ऐसा डायग्राम दिया ट्रेपेजियम का, बोला है इसका एरिया है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। एबीसीडी जो एडी है और बीसी है, इसमें ऐसा साइन है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये दोनों इक्वल है। समझ में आ रहा है? बीसी का लेंथ है x-2, तो एडी भी कितना होगा, x-2। क्लियर है? एबी का लेंथ है x, सीडी का लेंथ है 2x + 1, और जो परपेंडिकुलर हाइट है, समझ में आ रहा है, उसका लेंथ है x-4। अब मुझे मालूम है एरिया दिया 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मुझे मालूम है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया की जगह पे 33 पुट किया, हाफ ऐसे आया, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड मतलब AB और CD, x + 2x + 1 इंटू हाइट, हाइट क्या आएगा, x-4। अब इसको मल्टीप्लाई, अब इसको सॉल्व किया, x + 2x, आंसर क्या आएगा, 3x + 1 x-4। ये 2 यहाँ पे जाके 66 हो गया। अब ध्यान दो, 66 हाँ ऐसे ही है, 3x इंटू -4, पहले एक बार 3x इंटू x, आंसर क्या आएगा, 3x इंटू x, आंसर क्या आएगा, 3x स्क्वायर, 3x इंटू -4, आंसर क्या आएगा, -12x, 1 इंटू x, आंसर क्या आएगा x, 1 इंटू -4, आंसर क्या आएगा, -4। अब ध्यान देना, हाँ 3x स्क्वायर ऐसे ही है, -12x प्लस x, आंसर क्या आएगा, -11x, -4 ऐसे ही है, 66 यहाँ पे आएगा, तो -4 -66, आंसर क्या आएगा, -70। अब ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मल्टीप्लाई करने पे 73 जा 210 आना चाहिए, वो भी माइनस में, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे -11 आना चाहिए। तो मुझे मालूम है 210 मतलब क्या होता है, 21 10 जा बट -21, क्योंकि साइन ऑफ द बिगर नंबर। समझ में आ रहा है? तो 3x स्क्वायर -21x + 10x -70 इज इक्वल टू 0।
3x² और 21x में से मैंने 3x कॉमन लिया क्योंकि 21 मतलब 3 7 था, अंदर क्या बच गया x - 7। 10x और 70 में से मैंने 10 कॉमन लिया, अंदर आ गया x - 7। अब ध्यान देना दोनों में x - 7, अंदर क्या आ गया 3x + 10, मतलब x की वैल्यू 7 आई, x की वैल्यू -10/3। x तुम्हारा क्या है, लेंथ है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x की वैल्यू -10/3 नहीं हो सकती है, x की वैल्यू होगी 7। अगर x 7 है तो AB क्या रहेगा 7। B देखो CD 2x + 1, 2x + 1 मतलब 2 × 7 + 1 मतलब 2 × 7 14 + 1, 14 + 1 मतलब 15। CD कितना आ गया 15। BC और AD कितना आएगा x - 2, देखो यहाँ पे x - 2 लिखा है, x - 2 मतलब 7 - 2, 7 - 2 मतलब 5। समझ में आ गया। तो इसी के साथ ही अपने को लेंथ मिल गया, तुमको फाइनल आंसर लिख देना है। अगर देखो मैंने 10 का क्वेश्चन खत्म कर दिया, 2.6 हो गया, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो गया। इसी के साथ अगर कुछ भी डाउट रहेगा तुम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और तुम लोग अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करो। समझ में आ रहा है, बिकॉज शेयर करोगे तो उनका भी फायदा हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।